मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि हमारा यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले मैंने अभी तक CGP के 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ फ्रेंड्स। 10 प्रैक्टिस सेट और भी कंप्लीट मैंने कराया है। और जो भी स्टूडेंट्स BSSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप सभी को शैलेश सर BSSC GS करा रहे हैं, जिसमें अभी तक टोटल 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। साइंस का प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स चल रहा है और आप सभी के बीच में मैं एक नया पब्लिकेशन लेके आया हूँ GS का, जो कि BR SSC इंटर लेवल का है, किरण पब्लिकेशन का। उसका भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि फ्रेंड्स, यह कथन क्या बताता है? जो मेल और फीमेल हैं उनकी भूमिकाओं का निर्धारण जो कौन करता है? सोसाइटी करता है। यह कथन किसने कहा, या इस कथन के द्वारा आप क्या समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। ऑप्शन बी, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। ऑप्शन नंबर डी, लैंगिकता एक समाजीकरण अवतरण है। फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग बताएं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता क्या है फ्रेंड्स? एक सामाजिक अवतरण है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? समाज के द्वारा क्या होता है? लैंगिकता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। समाज में जैसी प्रकृति होती है, समाज की जो सोसाइटी की जो जैसा नेचर होता है, उसी के बेस पर क्या होता है? समाज की भूमिकाएं निर्धारण की जाती हैं। ठीक है। जैसा समाज होगा वैसी भूमिकाएं भी उसमें निर्धारित की जाती हैं कि कौन किस प्रकार से होगा। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष जो हमारा भारत है, इसमें पितृ प्रधान समाज का निर्माण होता है फ्रेंड्स, जिसमें पुरुष जो है प्रधान होता है। किसी भी घर का मालिक कौन होता है? मेनली क्या होता है? मेल जो होते हैं, हम पेरेंट्स होते हैं, वही होते हैं जो कि फादर होते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि महिलाओं का क्या होता है? इस हीन समझा जाता है, क्योंकि इसमें जो मेल को अधिक महत्व दिया जाता है, फीमेल को उनके हिसाब से उनको कम महत्व दिया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट, मतलब RTE मतलब राइट टू एजुकेशन। ठीक है। RTE एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? मतलब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष प्रभावित हुआ? सबसे पहले फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि किस वर्ष में लागू हुआ। ठीक है। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है हमारा, तो यह 2009 में आया। कब आया? 2009 में, 2009। ठीक। 2009 में क्या हुआ फ्रेंड्स? पारित हुआ। ठीक है। और 2010 में क्या हुआ है? 2010 में क्या हुआ फ्रेंड्स? यह प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 2010 से आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ। ठीक है, 2010। ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2010। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि क्या पूछा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कब प्रभावी हुआ? तो प्रभावी हुआ 2010 से, बल्कि जो पारित हुआ था यह RTE एक्ट
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित हो गया था। अब इसमें क्या होता है, इस एक्ट के तहत जो होता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के स्टूडेंट को, जो बच्चे हैं, इनको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं, इनको एजुकेशन कंपलसरी किया गया। ठीक है, इनको एजुकेशन आपको क्या करना है, कंपलसरी देना ही देना है, जो कि क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि किसी भी, इसके पहले जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था तो किसी भी कंपनी में या फिर फैक्ट्री में या फिर किसी दुकानों पर छोटे छोटे बच्चों को लोग क्या करते थे, काम कराने ले जाया करते थे, या फिर खेतों में काम कराते थे, या फिर उनको क्या कराते थे, बाल मजदूरी कराते थे। ठीक है, इसको रोकने के लिए इस अधिनियम को पास किया गया कि जो बाल मजदूरी है, 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, उनको आप बाल मजदूरी से रोक पाएँ, उनके विकास के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करें। इसलिए ये अधिनियम क्या हुआ, पास हुआ फ्रेंड्स। आप आसपास के अपने दुकानों या फिर किसी भी क्षेत्र में आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे छोटा बच्चा कार्य कर रहा है, किसी दुकान पर बैठा हुआ है, या फिर कोई किराने की दुकान है, या फिर कोई फैक्ट्रियाँ हैं छोटी-मोटी, या फिर कोई दुकानें कृषि कार्य में लगा देते हैं छोटे-छोटे बच्चों को ले जाके। तो इससे क्या होता है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है, उनका बौद्धिक क्षमता, उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, सोशल भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। उनको मेहनत कराया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, शुरू से कार्यभार में लग करके क्या करते हैं, एक प्रकार से उनका विकास जो होता है, क्या होता है, व्यवधान उसमें उत्पन्न होता है और डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसको रोकने के लिए क्या हुआ, आरटीई एक्ट पास किया गया है, 2009 में पास किया गया, और 2010 में जो है, 2010 में यह क्या हुआ, प्रभावी हुआ, मुख्य रूप से कार्य करने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, आप उन तक यह जरूर से जरूर पहुंचाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है फ्रेंड्स, संकेत अधिगम के माध्यम से? ऑप्शन नंबर ए वातावरण, ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी मनोदैहिक। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, जो कि क्या है, पारंपरिक अनुकूलन। ठीक है, संकेत अधिगम से आप क्या सीखेंगे, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है फ्रेंड्स। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, जिसका क्या नाम है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ESR लर्निंग। ठीक है, ESR लर्निंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी समाज शास्त्र, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, दर्शन शास्त्र। आत्मा का प्रयोग किसमें किया जाता था, दर्शन शास्त्र में किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था फ्रेंड्स, दर्शन शास्त्र जो होता है, यह ज्ञान का वह क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों का वर्णन करता है। ठीक है, जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांत और उनके कारण का क्या करता है, वर्णन करता है। ठीक है, और दर्शन शास्त्र का संबंध जो होता है, यह आत्मा से होता है, सोल से होता है। ठीक है, किससे होता है, सोल से होता है, सोल मतलब आत्मा। ठीक है, क्या हो गया आपका, SOUL, सोल। जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, इसका संबंध किससे, सोल से है, मतलब आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है फ्रेंड्स, व्यक्ति की इसमें जो आत्मा होती है उसका अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्ति की आत्मा होती है उसमें दर्शन शास्त्र का क्या करते हैं, हम अध्ययन कर पाते हैं। व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम गतिविधियां, ऑप्शन बी अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां, ऑप्शन सी शैक्षिक सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों को, ऑप्शन डी शैक्षिक विषय। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, शैक्षिक सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए
आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ऑप्शन बी वजन में वृद्धि, ऑप्शन सी ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन डी संवेग में वृद्धि। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विकास में जो वृद्धि होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या, वजन में वृद्धि। फ्रेंड्स, जो विकास में वृद्धि होती है उसमें वजन से तात्पर्य होता है, क्योंकि वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक होती है, इसकी क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, और यह वृद्धि कब तक होती है? एक निश्चित समय तक होती है, मतलब मेच्योरिटी लेवल तक यह वृद्धि होती है, फिर एक समय आने पर यह रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है क्या होता है, यह निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, हमारे जीवन पर्यंत तक हमारा विकास होता रहता है। बल्कि जो वृद्धि होती है यह एक लेवल तक जाकर के, हमारे मेच्योरिटी लेवल तक जाकर के यह रुक जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शब्द का जो पर्सनालिटी शब्द है निम्न में से लिया गया किससे, कहां से लिया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, लैटिन। जो व्यक्तित्व है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसको कहां से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा का जो शब्द परसोना है, ठीक है, पर्सनालिटी से परसोना, ठीक है, परसोना से लिया गया। परसोना का मतलब होता है मुखौटा। क्या होता है परसोना का मतलब? मुखौटा, जो कि क्या, किस भाषा का शब्द है? परसोना लैटिन भाषा का शब्द है। तो पर्सनालिटी शब्द किससे लिया गया फ्रेंड्स? लैटिन भाषा से लिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी कोहलबर्ग। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, पावलोव साहब है। इन्होंने क्या किया? सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया होती है। कोहलबर्ग, ये पावलोव जो क्या मानते हैं, सीखना जो है एक अनुकूलित अनुक्रिया मानते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकादमिक पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों को बहुत कम उल्लेख करना, ऑप्शन बी पुरुषों पुरुषों और महिला छात्रों के बीच में अनैतिक ग्रेडिंग, ऑप्शन सी केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित और विज्ञान का पाठ्यक्रम पर केंद्रित करना, ऑप्शन डी महिला शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा के प्रति असमान निधिकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना। ठीक है, क्या कर रहा है, लिंग भेदभाव को क्या कर रहा है फ्रेंड्स, बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हम पुरुषों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं तुलना में किसके, महिलाओं को। महिलाओं को कम सम्मान दे पा रहे हैं, बल्कि पुरुषों को क्या कर रहे हैं, ज्यादा पुरस्कार, उनको सम्मान, हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रकार से लिंग भेदभाव हम कर रहे हैं वहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? ऑप्शन ए लैंगिक समानता से, ऑप्शन बी सामाजिक जिम्मेदारी से, ऑप्शन सी लैंगिक पक्षपात से, ऑप्शन डी लैंगिक संवेदनशीलता से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, लैंगिक पक्षपात से। ठीक है, लैंगिक पक्षपात जो होता है फ्रेंड्स, यह क्या होता है, निगेटिव माना जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कच्चा क्लास जो होता है इससे बचना चाहता है, स्टूडेंट्स टीचर भी बचना चाहते हैं, क्योंकि इसको करने से क्या होगा, क्लास में समान व्यवहार सबके साथ नहीं हो पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब एक बच्चा है जो अतीत की समान परिस्थिति है, सेम उसी की आधार पर नई परिस्थिति में अनुक्रिया करता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखने का तत्परता नियम, ऑप्शन बी सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन सी सीखने का
सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, ऑप्शन डी सीखने का सादृश्यता नियम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। ठीक है, तो सीखने का सादृश्यता नियम जो है क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर वो क्या करता है, उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थितियों का क्या करता है फ्रेंड्स, स्मरण करता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, एक कोई नवीन परिस्थिति या फिर समस्या में जो उपस्थित होती हैं समस्याएं, उनमें क्या करता है, उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति को क्या करता है, स्मरण करता है, जिसे वह पहले अनुभव कर चुका होता है। ठीक है, सेम वैसी प्रतिक्रिया क्या करता है फ्रेंड्स, नई वाली कंडीशन में, नई वाली परिस्थिति में वह करता है। तो इसे क्या कहते हैं, सीखने का सादृश्यता नियम, सेम एज इट इज वैसा ही बिहेव करना जैसा कि आपने प्रीवियस एक्टिविटी में आपने किया है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, सीखने का सादृश्यता नियम। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं अन्य अन्य पब्लिकेशंस के, जहाँ पे एक साथ सारे पब्लिकेशंस आपको मिले, तो फ्रेंड्स हमने कई पब्लिकेशंस यहाँ पे कराए हैं, मल्टीपल पब्लिकेशन हम करा भी रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, तो आप यहाँ से हमारे चैनल से जुड़कर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, ऑप्शन ए उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना, ऑप्शन नंबर बी विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर सी उनसे प्रश्न करने को कहना, ऑप्शन नंबर डी उन्हें निर्देश देना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब संचार। अब बातचीत जो कर रहे हैं, किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर कुछ उससे तालमेल जब बिठा रहे हैं, तो हम अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अभिप्रेरणा चक्र जो है, मोटिवेशन का जो साइकिल है, मोटिवेशन साइकिल, तो इसमें कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, तो उत्तेजना पहले होगा नहीं फ्रेंड्स, ये तो गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार प्रबल प्रेरणा आवश्यकता, तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता आना चाहिए था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवश्यकता के बाद आपका क्या होगा, प्रबल प्रेरणा, तो ये भी आपका गलत होगा। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आवश्यकता। ठीक है, राइट है। फिर उसके बाद प्रबल प्रेरणा, प्रबल प्रेरणा हो गया आपका, उत्तेजना हो गया, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार हो गया, उपलब्धि हो गई, उत्तेजना में कमी हो गई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके, ऑप्शन बी वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, ऑप्शन नंबर सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, ऑप्शन ए उपलब्धि लक्ष्यों, ऑप्शन बी पाठ्य चर्चा संबंधी घोषणाओं, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक उद्देश्यों, ऑप्शन नंबर डी पठन कौशल। आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक उद्देश्यों। संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से जो संबंधित है, दिमाग से जो संबंधित है, मतलब कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव। ठीक फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास पेन टैब नहीं है, नहीं तो मैं अच्छे से लिख पाता, मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ तो सही से राइटिंग हो नहीं रही है, आप इसे समझ लीजिएगा। इसका क्या मैंने लिखा है, कॉग्निटिव, COGNITIVE। ठीक है, कॉग्निटिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है इससे संबंधित है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या है, इससे संबंधित है।
अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रणाली को क्या किया, वर्गीकृत किया, ठीक है। और इसको इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 भागों में इसमें वर्गीकृत किया। कैसे कैसे, ज्ञानात्मक पक्ष आपका हो जाएगा, भावात्मक पक्ष हो जाएगा, क्रियात्मक पक्ष या मनोपेशीय पक्ष, ठीक है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को इन्होंने 3 पक्ष में डिवाइड किया। पहला आपका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक या मनोपेशीय पक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के मानसिक विकास में का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी दिनचर्या, ऑप्शन डी संचार माध्यम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, बच्चों के मानसिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, खेल। क्योंकि बच्चे जब एक्टिविटी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो उनका क्या होगा, माइंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, एक्टिव होंगे। तो इसलिए खेल को बहुत ही महत्व दिया गया है बचपन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को के आधार पर नियोजित ठहराया गया। ऑप्शन ए विद्यार्थी को विभिन्नता पसंद है, ऑप्शन बी यह कार्य नकल को रोकता है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर है, ऑप्शन डी इसे किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या है, विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर है। सभी विद्यार्थियों में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सभी छात्रों में, जितने भी छात्र हैं, एक छात्र में 20 हैं, 25 हैं, 50 है, 100 हैं, फ्रेंड्स जितने भी हैं, सब लोग इंडिविजुअली डिफरेंट हैं। हर पर्सन क्या है, पर्सन टू पर्सन सभी लोग क्या है, डिफरेंट है। सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं है, सबके इंटरेस्ट सेम नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें क्या, इनमें पाई जाएगी समानता नहीं पाई जाएगी, डिफरेंशिएशन पाया जाएगा, अलगाव पाया जाएगा, कि सबका जो नेचर है वो डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, कुछ छात्रों में कम आईक्यू लेवल पाया जाता है, कुछ में ज्यादा पाया जाता है, कुछ में मध्यम पाया जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, डिफरेंशिएशन पाया जाता है प्रत्येक स्टूडेंट में या प्रत्येक पर्सन टू पर्सन में। जो भिन्न भिन्न पर्सन होते हैं उनमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, इनमें सभी में विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंशिएशन पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य। फ्रेंड्स जो एजुकेशन है, इसके कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशन का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये क्या हो जाएगा, सामाजिकरण से संबंधित होगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, शिक्षा जो है सामाजिकरण प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य जो होता है सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है। अपने सोसाइटी से क्या सीखता है फ्रेंड्स, शिक्षा के माध्यम से उसमें क्या होता आता है, सोशलाइजेशन आता है, आदर्श मूल्य आते हैं आपके, ठीक है, सामाजिक मूल्य वो सीख पाता है, ठीक है। और व्यक्ति क्या कर पाता है, अपने आप को सामाजिक जो वातावरण है उसमें अनुकूलित और समायोजन करने का क्या करता है फ्रेंड्स, प्रयास करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। ऑप्शन ए कदाचित सत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी असत्य है, ऑप्शन डी आंशिक रूप से सत्य है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के राइटर कौन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी आर एम गेने, ऑप्शन सी आई पी पावलोव, ऑप्शन डी ई एल थॉर्नडाइक। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक के जो राइटर हैं कौन है, आर एम गेने साहब हैं, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा फ्रेंड्स,
1970 में, ठीक है, 1970 में 1970 में इन्होंने क्या किया, इस पुस्तक को लिखा। इसमें इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया, ठीक है, जो अधिगम परिस्थितियां हैं, लर्निंग की जो स्टेजेज हैं, इसको इन्होंने 8 प्रकार से इन्होंने क्या किया, वर्णन किया। 8 प्रकार में क्या किया, अधिगम की परिस्थितियों का क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने वर्णन किया, एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया इसके बारे में। और इन्होंने जो है द्वितीय जो विश्व युद्ध हमारा हुआ था, उसमें पायलटों को इन्होंने ट्रेनिंग देने का अनुभव भी प्राप्त किया। प्रत्यक्ष ये प्रमाण है कि इन्होंने जो द्वितीय हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इस बीच में जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देने का अनुभव प्राप्त किया। उसके साथ उनके परिस्थितियों या फिर उनकी जो सिचुएशन उस टाइम की थी, सिचुएशन के निर्माण में अनुक्रिया अभ्यास, पुनर्वर्णन, सार्थक अधिगम सामग्री जैसे अन्य बातें पर्याप्त नहीं है, ठीक है, बल्कि इसके स्थान पर अधिगमकर्ता इसके आधार पर अधिगमकर्ता क्या करता है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है फ्रेंड्स, मास्टर जो ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी गल ग्रंथि, ऑप्शन सी उपगल ग्रंथि, ऑप्शन डी उपवृक्क ग्रंथि। तो फ्रेंड्स आप लोग राइट आंसर बताएं, इसमें क्या होगा, मास्टर ग्रंथि को और किस और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट होगा। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह एक कैसी ग्रंथि होती है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। या क्या होती है, मानव के अंदर पाई जाती है, हमारी मानवीय संरचना के अंतर्गत पाई जाती है। क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि, इसका नाम है मास्टर ग्रंथि, ठीक है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आकार जो होता है एक मटर के दाने जितना होता है, एक छोटा सा, जैसे आप मटर को देखते हैं सेम एज इट इज उसी के टाइप का होता है, यह मटर के दाने जैसा होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेक्स के निचले हिस्से में निकला हुआ होता है, ठीक है। हाइपो जो थैलेक्स होता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, तो उसमें जो हाइपोथैलेक्स होता है उसके जस्ट निचले हिस्से में क्या होता है, उभरा हुआ एक छोटा सा मटर के दाने जैसा भाग होता है, ठीक है। और यह किससे ढका होता है, यह दीर्घ तनिका रज्जु से क्या होता है फ्रेंड्स, ढका होता है, ठीक है। यह दीर्घ तनिका रज्जु से क्या होता है, यह उससे ढका होता है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है, ऑप्शन ए आर्थिक कारकों का, ऑप्शन बी वंशानुक्रम का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, ऑप्शन डी वातावरण का। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, वंशानुक्रम वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मूल्यों का जो वर्गीकरण है इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक मूल्य, ऑप्शन बी एन क्रेन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ऑप्शन सी नैतिक मूल्य, ऑप्शन डी आध्यात्मिक मूल्य। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। यह जो मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन कौन से ऐसे जो तत्व जो इनके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, ठीक है। ये सब क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हो गया आपका नैतिक आचरण, आध्यात्मिकता, संस्कृति आदि, ये सब क्या होते हैं, मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। एन केन प्रकारेण धनार्जन जो होता है यह अनैतिक होता है, तो नैतिक मूल्य के अंतर्गत नहीं आता, यह क्या एक प्रकार का दोष होता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत, ऑप्शन बी विभेद, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी अवनति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, विभेद, डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या होता है इसमें, हेरिडिटरी जो डिफरेंशिएशन होता है, कल इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि यह बच्चे जो होते हैं कैसे अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। जैसे 4 बच्चे हैं तो उसमें कुछ बच्चे लंबे होंगे, कुछ थोड़ा उससे छोटे हो जाएंगे, या फिर बौने भी हो सकते हैं। तो उसमें किसी का रंग गोरा होगा तो किसी का रंग काला होगा। यह क्या होता है, हेरिडिटरी डिफरेंशिएशन के कारण होता है फ्रेंड्स। सभी लोग एक समान एग्जैक्ट एज इट इज नहीं होते, जैसे कि माता पिता होते हैं। ठीक, हल्का फुल्का डिफरेंस उसमें हो सकता है। 4 बच्चे, यदि एक माता पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों एक समान नहीं होंगे, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंशिएशन पाया जाता है। वो भी किसके कारण, हेरिडिटरी डिफरेंशिएशन के कारण पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी सामाजिक निर्भर, ऑप्शन सी बहिर्मुखी, ऑप्शन डी अभयमुखी उभयमुखी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो अंतर्मुखी होते हैं ये खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब आत्म केंद्रित होते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अकेले में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, या बाहरी तालमेल से, बाहरी लोगों से मतलब रखना कम पसंद करते हैं, या स्वयं को अकेला रखना पसंद करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, या बाह्य जो परिस्थिति होती है उसको, उसके अनुसार ये खुद को ढालने में क्या कठिनाई महसूस करते हैं, डिफिकल्टी महसूस करते हैं। जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, आस पास पड़ोस होता है, उनके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने में इन्हें परेशानी होती है, या लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते अच्छे से। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये खुद को अकेले में रहने के लिए ढाल लेते हैं और अकेले में रहना पसंद भी करते हैं। ये कैसे व्यक्ति होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। कौन से व्यक्ति, अंतर्मुखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता का सामाजिक संरचना माना जाता है, ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी गौड़, ऑप्शन डी गत्यात्मकता। तो कहा गया फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, स्थिर। आनुवंशिकता का सामाजिक संरचना क्या है, स्थिर होता है। ठीक है, और वातावरण क्या होता है, जो वातावरण है, वातावरण की सामाजिक संरचना वो गत्यात्मक होती है, बल्कि वंशानुक्रम जो इसका पहलू क्या होता है, स्थिर होता है। अनुवांशिक गुण क्या होता है फ्रेंड्स, अनुवांशिक गुण जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, ऑप्शन ए सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि, ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर जो हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारे पिछले एग्जाम हुए हैं उसके ट्रेंड को बताते हैं कि हमारे पिछले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, किस टाइप के प्रश्न बने हैं वहाँ पे, और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लेस इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर से हम ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं, अपने पैटर्न का, अपने सिलेबस का निर्धारण कर पाते हैं कि किस टाइप से इसको पढ़ा जाए। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर से हम क्या कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, अपने सिलेबस को जान पाते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है स्टूडेंट को, ये अपने सिलेबस को ही नहीं जान पाते, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने सिलेबस को जानें, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें, 2 4 10
प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर कहाँ से किस टाइप के प्रश्न आपके बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप खुद ब खुद क्या कर पाएंगे, समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें, देखें समझें कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो आप उस बेस पर क्या करें, अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित रखना क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी जेंडर सिद्धांत, ऑप्शन सी जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन डी विकसित जेंडर पहचान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जेंडर स्टीरियोटाइप में इसमें खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, ठीक है, जैसे खिलौना हो गया, बच्चों के क्या दिया, लड़की लड़के दो हैं, ठीक है। तो आप जो लड़कियां उनके लिए आपने गुड़िया खरीद के ला दिया, ठीक है, बच्चों के लिए बंदूक वगैरह ला दिए, गाड़ी वगैरह ला दिया, ठीक है। गुड़िया जो है उसके लिए आप ओढ़नी वगैरह ला रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक प्रकार से वो डिसाइड है, निश्चित है कि आप लड़कियों के लिए ऐसा पहनावा डिसाइड आपने किया और पुरुषों के लिए आपने इस टाइप का पहनावा या फिर उनके लिए ड्रेसिंग सेंस को आपने तैयार किया। तो क्या होगा, एक प्रकार से जेंडर स्टीरियोटाइप को यह प्रदर्शित करेगा, समाज में संबंधित रूढ़िवादिता को क्या करेगा, यह प्रदर्शित करेगा, क्योंकि आप लिंग से संबंधित क्रियाएं कर रहे हैं, उनसे जोड़ के कर रहे हैं कि लड़का तो ऐसा करेगा, लड़कियां तो खाना ही बनाएंगी, घर का कार्य करेंगी, और पुरुष जो पुरुष वर्ग बस कमाएगा ही, ठीक है। तो आपसे इस प्रकार से क्या होगा, इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप को यह प्रदर्शित करता है। इसमें क्या करते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या किया जाता है, किसी लिंग को विशेष कार्य से जोड़ दिया जाता है, या खास विशेष कार्य से जोड़ दिया जाता है, या फिर किसी खास भूमिका से जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप इसको कहते हैं। यह जो होती है, यह समाज को गतिहीन या रुग्णता की दिशा में ले जाती है। जो इस जेंडर स्टीरियोटाइप है, यह समाज को प्रगतिशील नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती है, गतिहीन बनाती है। इसलिए हमें क्या करना है, स्टीरियोटाइप नहीं करना है, किसी भी प्रकार से लिंग भेदभाव, सेक्स, जेंडर, मेल फीमेल, रंग रूप, संस्कृति, पहनावा, किसी भी आधार पर हमें क्या करना है, किसी के साथ भेदभाव हमें नहीं करना है, सबको इंक्लूड करके लेके चलना है, सबको समावेशी शिक्षा देनी है, और स्टूडेंट जो हैं इन्हें भगवान मानना है, क्योंकि हमें इन्हीं को लेके चलना है, हमेशा स्टूडेंट जो होगा वो अच्छा माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? ऑप्शन ए, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। ऑप्शन बी, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना। ऑप्शन सी, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना। ऑप्शन डी, आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों पुरुष शिक्षार्थियों के बुद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। ऑप्शन डी, महिलाओं या फिर महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जो महिला शिक्षिका होती हैं उनकी अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा यह किया जाता है, जेंडर विभेद, लिंग विभेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल टीचर हो, इनको क्या करना चाहिए, लिंग के आधार पर
क्या करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप किसी भी छात्र से लिंग, जाति, रंग, रूप, कास्ट, क्रीड और कलर, सेक्स, तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आपको सबको एक साथ लेके चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है, सबको एक साथ समावेश करना है। जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर जो जनरल बच्चे हैं, किसी ये विकार से जो ग्रसित है, उनको भी एक साथ लेके चलना है। और जो सामान्य बच्चे हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको भी एक साथ लेके चलना है। तो आपको रूढ़िबद्धता से क्या करना पड़ेगा, स्टीरियोटाइप से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सुगमता से शिक्षण कार्य कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, रूढ़िबद्धता से स्टीरियोटाइप से मुक्त होकर के आप अच्छे से पठन पाठन की क्रिया को कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।